भूल भुलैया 1 के बाद अब भूल भुलैया 2 आई है और हर कोई जानना चाहता है क्या ये पहली फिल्म जैसी है। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ। पुरानी फिल्म यानी भूल भुलैया में एक पुरानी आलीशान हवेली थी, यानी भूल भुलैया में एक मंजुलिका पहले भी डराती थी और इस बार भी कुछ ऐसा ही है। लेकिन भूल भुलैया को पुरानी वाली का सीक्वल कहना या इसकी इसी और पहलू की तुलना पहली वाली से करना भूल होगी, क्योंकि न केवल इस फिल्म की स्टार कास्ट नहीं है बल्कि डायरेक्टर ऑफ स्टोरी भी नहीं है। इसकी कहानी का पहली वाली मंजुलिका से कोई लेना देना नहीं है, यानी नई पीढ़ी के लिए नया प्रोजेक्ट नए फ्लेवर के साथ। तो दोस्तों एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं एक हवेली को, जहां पर घर की बहुरानी को चुड़ैल मंजुलिका के चंगुल से बचाने के लिए तंत्र मंत्र चल रहे हैं और तांत्रिक उस आत्मा को निकालकर हवेली के एक कमरे में बंद कर देता है। तांत्रिक ने उस गेट को इस तरह बंद किया था कि मंजुलिका का बाहर आना तो इम्पॉसिबल ही था, जिसके बाद पूरा परिवार हवेली छोड़कर चला जाता है और दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाता है। अब कहानी आज में लौटती है, जहां रीत मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद पापा जी की मर्ज़ी से शादी करने के लिए घर लौट रही थी। ये मनाली में उसका लास्ट वेकेशन था, इसलिए वो यहाँ पर एंजॉय करना चाहती है। रास्ते में वो टकराती है रूहान रंधावा से, जो खुलकर जीने में यकीन रखता है। उसे ट्रैवल करना बहुत पसंद है। कभी गुजरात में पतंग उड़ाने के लिए चला जाता है तो कभी बनारस में पान खाने के लिए चला जाता है। रूहान और रीत यहाँ पर बहुत सारी बातें करते हैं और एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। रूहान रीत से कहता है कि मनाली में एक बहुत ही सुंदर फेस्टिवल होता है, इसलिए उसे तो ये ज्वाइन करना ही चाहिए, क्योंकि कुछ दिनों बाद उसकी शादी हो जाएगी और वो ये सब नहीं कर पाएगी। तो रीत मान जाती है और बस से अपना सामान उतार कर ले आती है। उनकी फ़्लाइट को भी 8 घंटे थे, इसलिए वो फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं और जब वो वापस लौट रहे होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जिस बस से वो जाने वाले थे वो बस खाई में गिर चुकी है और उनमें से कोई भी पैसेंजर ज़िंदा नहीं बच पाया है। अब रीत जिस बस से घर आने वाली थी, उस बस के बारे में अगर उसके घर वालों को पता चलेगा तो वो टेंशन में आ जाएंगे, इसलिए वो अपने घर को कॉल करती है। कॉल उसकी छोटी बहन उठाती है, लेकिन नेटवर्क इशू के कारण दोनों की बात नहीं हो पाती। लेकिन रीत उसकी छोटी बहन की सारी बातें सुन रही होती है। हालात ऐसे बनते हैं कि रीत को पता चलता है कि असल में उसकी बहन और मंगेतर एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए उन्हें एक करने के लिए वो एक प्लान बनाती है। रीत तो इस शादी से पहले भी खुश नहीं थी और अपनी छोटी बहन के लिए वो इतना तो कर ही सकती है। रीत अपने प्लान को पूरा करने के लिए रूहान की मदद मांगती है, लेकिन रूहान तो उसे साफ मना कर देता है क्योंकि वो तो घूमना चाहता है। लेकिन रीत उससे कहती है कि वो उसे राजस्थान घुमाएगी, तो रूहान मान जाता है। अब रीत अपनी छोटी बहन और मंगेतर को एक करने के लिए रूहान की मदद से मरने का नाटक करती है और ये बात रूहान के द्वारा घर में बता देती है। रीत और रूहान घर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो घर नहीं जाते बल्कि वो तो अपनी पुरानी हवेली पहुंच जाते हैं, जो कि बहुत ही डरावनी थी। ये वही हवेली है जहां पर मंजुलिका कैद है, लेकिन एक कमरे में। ये लोग बाकी के कमरों में घूम सकते हैं। उस हवेली की जलती हुई लाइट को छोटा पंडित देख लेता है और भागकर हवेली पहुंचकर ठाकुर साहब को बता देता है। ठाकुर साहब कई सारे लोगों को लेकर हवेली की तरफ बढ़ रहे होते हैं और यहाँ पर रीत रूहान को अपने घर वालों के बारे में बता रही होती है। वह जिन लोगों से प्यार करती है वो सिर्फ उन्हीं लोगों के बारे में बता रही होती है, जैसे कि वो अपनी भाभी के बारे में बताती है और अपने चाचा के बारे में और अपने पिता के बारे में। जैसे ही वो लोग आते हैं, रीत कुर्सियों के पीछे छिप जाती है और यहाँ पर ठाकुर साहब आते हैं तो वो रूहान से पूछने लगते हैं कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तो रूहान उन्हें बताता है कि उसे रीत ने भेजा है। दरअसल वो उनसे ये कहना चाहता था कि वो आत्मा को देख सकता है और उनसे बात भी कर सकता है, इसलिए रीत ने उसे यहाँ पर भेजा है और वो अभी भी रीत को देख सकता है और उसकी बातों को सुन भी सकता है और उससे बात भी कर सकता है। ठाकुर साहब को रूहान की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जब रूहान ने फैमिली के कुछ पर्सनल बातों को ठाकुर साहब को बताया तो ठाकुर साहब रूहान की बातों को मानना ही पड़ा।
रूहान उन लोगों से कहता है कि रीत की आखिरी इच्छा है कि वो अपने पूरे परिवार के साथ इस घर में रहे। अगर ये सब हो जाता है तो रीत को मुक्ति मिल जाएगी और वो यहाँ से चली जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसी घर में मोंजुलिका भी रहती है, लेकिन वो तो 18 साल से एक ही कमरे में बंद है। इसीलिए ठाकुर साहब कहते हैं कि अगर रीत की आखिरी इच्छा यही है कि वो सबके साथ रहे तो वो यहाँ पर रहेंगे। और सभी लोग भूतिया हवेली में शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ पर वो रीत का अंतिम संस्कार कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर रूहान आता है और वो उन सब से कहता है कि रीत की एक और आखिरी इच्छा है जिसे वो पूरा करवाना चाहती है, और अगर ऐसा हो जाता है तो उसे ज़रूर मुक्ति मिल जाएगी। वो उनसे कहता है कि रीत की आखिरी इच्छा है ये है कि उसकी छोटी बहन और उसके मंगेतर की शादी हो जाए उसी डेट पर जिस डेट पर रीत की होने वाली थी। वो नहीं चाहती कि उसके घर वाले रीत का अंतिम संस्कार करें और इस तरह से दुखी हों। अब छोटे पंडित को जब पता चलता है कि रूहान भूत से बात कर सकता है तो वो वहाँ के सरपंच को रूहान के पास लाता है और उससे कहता है कि सरपंच की अम्मा का हाल ही में देहांत हुआ है, लेकिन उसके पास कई सारे सोने के सीक्रेट थे जो कि सिर्फ अम्मा को ही मालूम थे। इसलिए वो चाहते हैं कि रूहान अम्मा के भूत से बात करे और उससे पूछे कि उसने सोने को कहाँ पर छिपा रखा है। अब रूहान जब सरपंच की अम्मा के रूम में था तो वहाँ पर अचानक से उसके हाथों से कुछ चीज़ें गिर जाती हैं और उसके हाथ कई सारा सोना लग जाता है, जो कि वो बाहर लाता है। तो सभी लोग देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि सोने को वो बहुत बार ढूंढ चुके, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा था। पब्लिक को रूहान के ऊपर विश्वास हो जाता है कि उसके अंदर शक्तियां हैं भूतों से बात करने की, इसलिए वो लोग उसे रूहान से नहीं बल्कि रूहान बाबा से फेमस कर देते हैं और उसके पास एक ऐसी ड्रेस ले आते हैं जो कि उसे सूट करे। वो उससे कहते हैं कि इस तरह की फंकी ड्रेस उस पर सूट नहीं करती, उसे इस तरह की ड्रेस पहननी चाहिए। और जब रूहान ब्लैक कलर की तांत्रिक वाली बाबाओं वाली ड्रेस पहन कर आता है तो लोग उसकी रूह बाबा के नाम से जय जयकार करना शुरू कर देते हैं। रूहान पूरे गांव में फेमस हो जाता है और सबको यही लगता है कि वो आत्माओं से बात कर सकता है, जबकि ऐसा तो कुछ भी नहीं था। एक तरफ तो ये सब कुछ हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ रूहान और रीत के बीच में फीलिंग्स बढ़ने लगी थीं और उनके बीच में नज़दीकियाँ आने लगी थीं। वो एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। अब एक दिन रीत के चाचा और रूहान शराब पी रहे होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में शराब पी लेते हैं। रीत के चाचा रूहान से कहते हैं कि वो सारी आत्माओं से बात करता है तो वो मोंजुलिका से क्यों नहीं बात करता। तो रूहान उनसे कहता है कि वो आज ही मोंजुलिका से बात करेगा। इसलिए वो लोग हवेली जाने लगते हैं और वो जब उस दरवाजे की तरफ बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से रीत की भाभी उन्हें रोक लेती हैं। रीत की भाभी रूहान से कहती हैं कि अच्छा हुआ कि वो टाइम पर आ गई, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। वो रूहान से कहती हैं कि उसने बहुत सारी आत्माओं से बात करी होगी, लेकिन मोंजुलिका ऐसी वैसी आत्मा नहीं है, वो बहुत ही ख़तरनाक है और अगर वो एक बार बाहर आ जाएगी तो वो पूरी फैमिली वालों का सत्यानाश कर देगी। रीत की भाभी यहाँ पर एक फ्लैशबैक की स्टोरी सुनाती हैं। जब वो दोनों बहनें छोटी थीं, मोंजुलिका और अंजुलिका दोनों ही सगी बहनें थीं और दोनों ही जुड़वा थीं, लेकिन यहाँ पर उनके पिताजी सिर्फ अंजुलिका से ही प्यार करते थे और इसीलिए ये बात मोंजुलिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि वो सिर्फ अंजुलिका से प्यार करते थे। उन दोनों बहनों के पिता को नृत्य और संगीत में महारत हासिल था, लेकिन अंजुलिका सिर्फ पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देती थी, लेकिन मोंजुलिका तांत्रिक विद्याओं में ध्यान देने लगी। उसके पिता ने मोंजुलिका को कई बार रोकने की कोशिश करी, लेकिन मोंजुलिका उनकी बात को बिल्कुल नहीं मानती थी और चोरी छुपे तांत्रिक विद्याएं सीखने लगी थी। मोंजुलिका ठाकुर साहब के लड़के को पसंद करती थी और उससे शादी भी करना चाहती थी और एक दिन ठाकुर साहब के यहाँ से शादी का रिश्ता आया। मोंजुलिका को ऐसा लग रहा था कि ये रिश्ता उसके लिए आया है, बल्कि ये रिश्ता उसके लिए नहीं बल्कि उसकी बहन अंजुलिका के लिए था। और ये सुनने के बाद तो मोंजुलिका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच चुका था। अब अंजुलिका और कुंवर शाह की शादी हो जाती है, लेकिन मोंजुलिका ने फिर अंजू को मारने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह से अंजुलिका ने मोंजुलिका को मार दिया था। इसके बाद भी मोंजुलिका ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। तब मोंजुलिका ने कुंवर शाह को ऊपर से नीचे फेंक दिया था, जिससे उनकी बॉडी के पार्ट्स काम करना बंद कर देते हैं और फिर किसी तरह से तांत्रिक को बुलाकर मोंजुलिका एक कमरे में कैद करवाया
और अब मंजुलिका 18 साल से उसी कमरे में बंद है। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि रीत चोरी छुपे उस हवेली में छिपी हुई थी, लेकिन एक दिन छोटे पंडित को उसके बारे में पता चल जाता है और वो तुरंत ही ठाकुर साहब को ये बताने जाता है। ठाकुर साहब को छोटे पंडित की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद वो पूरी हवेली में रीत को ढूंढने का आदेश दे देते हैं। और ये सुनने के बाद रीत और रूहान तुरंत ही छिपने के लिए हवेली के कोने कोने में जाने लगते हैं, लेकिन उन्हें तो कोई भी कमरा नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए वो मंजुलिका के कमरे में पहुंच जाते हैं। अब पूरी हवेली की तलाशी लेने के बाद रीत तो उन्हें कहीं भी नहीं दिखाई दी थी, इसलिए थोड़ी देर के बाद रूहान चुपचाप से उसी कमरे में वापस जाता है। और जब वो देखते हैं कि रीत यहाँ पर एक खतरनाक डरावना डांस कर रही है, तो रूहान तो पूरी तरह से डर ही जाता है, लेकिन रीत उसे बताती है कि वो मजाक कर रही थी। यहाँ पर कोई मंजुलिका नहीं है, ये सिर्फ एक वहम है जो कि लोगों के दिल में है। बहुत सारे ढोलक हवा में उड़ने लगते हैं और ये चीज़ देखकर रूहान तो समझ जाता है कि मंजुलिका तो ज़रूर बाहर निकल आ चुकी है। रूहान तुरंत ही रीत के पास जाता है और उससे कहता है कि जिस दरवाजे को हमने खोला था उसमें से सचमुच मंजुलिका बाहर आ चुकी है, क्योंकि उसने उड़ते हुए ढोलकों को देखा था, जो कि और कोई नहीं कर सकता मंजुलिका के अलावा। रीत उससे कहती है कि इस हालात में वो अपने घर वालों को छोड़कर नहीं जा सकती। अब एक रात जब हवेली की लाइट जा चुकी थी, तब भाभी को कुछ महसूस होता है। वो देखती हैं कि उसके आंगन में बहुत सारे कौवे हैं जो कि काव काव कर रहे हैं। ये देखकर भाभी को बहुत ही अजीब सी फीलिंग आती है और वो समझ जाती हैं कि मंजुलिका उस कमरे से बाहर आ चुकी है, इसलिए वो तुरंत ही रूहान के पास जाती हैं और उससे पूछती हैं कि रीत कहाँ पर है, क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि रीत जिंदा है और यहीं पर है, क्योंकि हाल ही में उसके ऊपर मंजुलिका ने अटैक किया है। यहाँ छोटे पंडित, बड़े पंडित और उसकी पत्नी लोगों को डराने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि मंजुलिका सच में वापस आ चुकी है। अब कुछ दिनों के बाद छोटे पंडित और बड़े पंडित का नाटक रूहान के हाथों पकड़ा जाता है और वो समझ जाता है कि ये मंजुलिका वाला नाटक सिर्फ यही लोग फैला रहे हैं, इसलिए वो उन्हें बहुत मारता है और मंजुलिका बनी उसकी पत्नी को भी वो वहाँ से भगा देता है। थोड़ी देर के बाद छोटे पंडित और बड़े पंडित फिर से रूहान के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि उन्होंने हाल ही में मंजुलिका को वहाँ पर देखा है। रूहान को ऐसा लग रहा था कि वो लोग मजाक कर रहे हैं, इसलिए वो उनकी बातों को सीरियस नहीं लेता है और वो मंजुलिका के सामने पहुँच जाता है। यहाँ पर वो उससे मजाक करने लगता है और उल्टी सीधी बातें बोलने लगता है। वो उससे कहता है कि भूत के पैर तो उल्टे होते हैं, लेकिन तुम्हारे तो सीधे हैं। लेकिन तभी मंजुलिका अपने पैरों को उल्टा कर देती है और ये देखकर रूहान की पतलून गीली हो जाती है। फिर मंजुलिका रूहान को एक खाई के पास ले जाती है और उसे धक्का दे देती है और फिर उसी रात रूहान हवेली में आता है। उन सभी के सामने वो मंजुलिका वाला गाना गाने लगता है और उन सभी के सामने एक डरावना डांस भी करने लगता है, जो कि मंजुलिका किया करती थी। यहाँ पर उन सभी को ऐसा लग रहा था कि रूहान के अंदर मंजुलिका आ चुकी है, इसलिए वो ऐसे उल्टी सीधी हरकत कर रहा है। साथ में हमें यहाँ पर यह भी दिखाया जाता है कि जिस तांत्रिक ने मंजुलिका को उस कमरे में 18 साल के लिए कैद किया था, वो उसे भी वहीं पर मार देती है। रूहान उन लोगों से यहाँ पर कहता है कि वो उनके परिवार के लोगों में से एक को कल मार देगा और वो भाभी की तरफ उंगली उठा देता है, जिससे सभी लोग समझ जाते हैं कि रूहान के अंदर मंजुलिका ही घुस चुकी है। और जैसे ही वो अंजुलिका को मारने के लिए आगे कदम रखता है, अंजुलिका एक चाकू निकालती है और रीत के ऊपर रख देती है, जिससे हमें पता चलता है कि 18 साल से जो अंजुलिका बनी घूम रही है वो कोई और नहीं बल्कि मंजुलिका ही है, जिसने 18 साल पहले अंजुलिका से खुद की बदली कर ली थी। ये बात तो उन्हें कभी पता ही नहीं चल पाती अगर अंजुलिका खाई में फेंकते हुए रूहान को ये सारी बातें नहीं बताती। इसलिए रूहान और अंजुलिका का ये प्लान था ताकि वो मंजुलिका के सामने ला सकें और सबके सामने उसका पर्दाफाश कर सकें। और इसके साथ ही एक्सप्लेनेशन यहीं पर ख़त्म होती है। फिल्म देखते बल्कि मेरे दिमाग में एक बात बार बार आई कि इसका नाम भूल भुलैया 2 क्यों है। वहाँ मंजुलिका के ज़रिए अवनी की मेंटल हेल्थ पर बात थी, यहाँ मंजुलिका को ही भूत बना दिया। कुछ पुराने किरदारों को उसके नाम के लिए यूज़ किया। इन सवालों के
कोई जवाब नहीं, क्योंकि कायदे से ये फिल्म भूल भुलैया का सीक्वल होने की जगह एक अलग हॉरर कॉमेडी हो सकती थी। लेकिन तब मेकर शायद भूल भुलैया के नाम पर ऑडियंस को थिएटर तक ना ला पाते। भूल भुलैया 2 ऐसी फिल्म है जिसमें अगर आपने सेंस ढूंढने की कोशिश करी तब आपको इसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। बाकी यहाँ एंटरटेनमेंट के नाम पर वही चीज़ परोसी है जिन्हें हम दर्जनों बार देख चुके हैं। अगर ये एलिमेंट आपके लिए भी वही काम करता है तो आप 2 घंटे 20 मिनट की इस फिल्म को एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको इस तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहें।